हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे, सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे। अब देखो, हम लोगों ने एसएसटी को कंटिन्यू किया था। एसएसटी में ज्योग्राफी का पोर्शन पढ़ रहे थे और ज्योग्राफी में कुछ बचे हुए जो लेसन हैं उनको हम कवर करेंगे। जैसे जो अगला हमारा लेसन था वो क्या था, वो था पृथ्वी का परिमंडल। वो क्या था? पृथ्वी का परिमंडल। अब जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में और पृथ्वी के जो चारों ओर का एटमॉस्फेयर है उसके बारे में। अब ये क्या था? ये था हमारा पृथ्वी का परिमंडल। ठीक है। परिमंडल जो है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। अब परिमंडल को आप ध्यान से देखेंगे तो एक वर्ड है इसमें परि और दूसरा शब्द है मंडल। दूसरा शब्द क्या है? परि और मंडल। परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर। परि शब्द का मतलब क्या होता है? चारों ओर। और मंडल शब्द का मतलब आप समझते हैं, चारों ओर का जो मंडल है उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं परिमंडल। आई थिंक ये आपका क्लियर होगा। अब इसमें अगर हम बात करें पृथ्वी की, किसकी बात करें? पृथ्वी की। देखो इसमें जो यूज हुई टर्म है वो क्या है? वो है पृथ्वी। अब पृथ्वी क्या है? ठीक है, एकमात्र ऐसा उपग्रह जिस पर जीवन संभव है। पहले लेसन में हमने सोलर सिस्टम में देखा कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिस पर जीवन संभव है। ठीक है। और आगे आप देखेंगे जीवन संभव होने के घटक। अगर जीवन संभव है तो क्यों क्यों संभव है? क्योंकि पृथ्वी पर भूमि है, रहने के लिए भूमि है, पीने के लिए जल है तथा सांस लेने के लिए हवा है। इन तीनों चीजों की उपलब्धता ने पृथ्वी पर जीवन को संभव बना दिया। तो पहली उपलब्धता आप देखेंगे भूमि, जिसको आप कहते हैं स्थल मंडल। दूसरी उपलब्धता आपने देखा जल और तीसरी उपलब्धता हवा। ठीक है, तीसरी उपलब्धता क्या है? हवा। एकमात्र ऐसी सतह जहां तीनों घटक मिलते हैं। और आप देखेंगे ये पृथ्वी क्या है? एकमात्र ऐसी सतह है जहां पर तीनों घटक मिलते हैं। कहीं पर आप देखेंगे वायुमंडल है तो कहीं पर जलमंडल नहीं है, कहीं पर जलमंडल है तो वायुमंडल नहीं है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर आप देखेंगे जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल ये तीनों आपस में मिलते हैं। और जब ये तीनों आपस में मिलेंगे तब निर्माण होगा जैवमंडल का। किसका निर्माण होगा? जैवमंडल का। आई होप क्लियर होगा। जैसे स्थल मंडल हो गया, ठीक है, क्या हो गया? स्थल मंडल। और स्थल मंडल के अलावा ठीक है वायुमंडल हो गया। क्या हो गया? वायुमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल। आगे आप देखेंगे जलमंडल। क्या है? ठीक है, जलमंडल। जब ये तीनों मिलेंगे तब निर्माण किसका होगा? तब निर्माण होगा जैवमंडल का। आई थिंक ये क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगर आप मूव करें, ठीक है, तो आप देखेंगे भूमंडल। सबसे पहले तो हम भूमंडल की बात करेंगे, या जिसको आप अदर वर्ड्स में कहते हैं स्थल मंडल। जिसको आप क्या कहते हैं? जिसको आप अदर वर्ड्स में कहते हैं स्थल मंडल। क्या कहते हैं इसको? इन अदर वर्ड्स हम लोग इसको कहते हैं स्थल मंडल। अब ये होता क्या है? ठीक है, ये होता क्या है, किसे कहते हैं ये स्थल मंडल, थोड़ा सा समझेंगे। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम निवास करते हैं। सपोज कर लो आप, दिस इज द अर्थ। ये क्या है? ये पूरी पृथ्वी है। और पृथ्वी की अपर लेयर जिस पर हम आप निवास करते हैं, ये परत है जिस पर मैं रहता हूं, आप रहते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के प्राणी रहते हैं, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं। तो इस लेयर को, ये लेयर कैसी है? पहली बात, ये लेयर ठोस है। कैसी है? ठोस परत है। कैसी परत है भाई? ये ठोस परत है। और इस ठोस परत को ही हम क्या कहते हैं? इस ठोस परत को हम कहते हैं स्थल मंडल। अंग्रेजी में इसी को कहते हैं लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। ठीक है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं लिथोस्फीयर। अब ये जो लिथोस शब्द है, इसमें जो लिथोस शब्द आया, ये लिथोस शब्द ये किस भाषा का शब्द है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द? ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है। तो ग्रीक भाषा के शब्द लिथोस का जो अर्थ होता है वो होता है पत्थर। वो क्या अर्थ होता है? ठीक है, इसका अर्थ होता है पत्थर। क्या अर्थ होगा? पत्थर। अब आगे आप बात कर ले वायुमंडल की। किसकी बात कर ले? वायुमंडल की। तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल। सपोज कर लो आप, ये पूरी पृथ्वी है। अब इसके चारों तरफ आपको विभिन्न प्रकार के ऐसे गैसें मिलेंगी। विभिन्न प्रकार की क्या मिलेंगी? ठीक है, गैसें मिलेंगी और गैसों का आवरण मिलेगा। ठीक है, और ये गैसों का आवरण पृथ्वी के चारों तरफ क्यों है और कैसे है? आप देखेंगे ये है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किसके कारण? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और इसे आप कहते हैं वायुमंडल। इसे आप क्या कहते हैं? इसे आप कहते हैं वायुमंडल। या आप ये कह सकते हैं ब्लैंकेट ऑफ द एयर व्हिच सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, और इसमें वायुमंडल की अंग्रेजी अगर आप बात करें तो अंग्रेजी होती है एटमॉस्फेयर। क्या होती है? एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में जो एटॉमस शब्द है, ठीक है, जो एटॉमस शब्द है, इस शब्द का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है वाष्प। क्या अर्थ होता है? वाष्प। और वाष्प से ही मिलकर के क्या बनता है? वाष्प से ही मिलकर के एटमॉस्फेयर बनता है। क्या बनता है? एटमॉस्फेयर बनता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट है जलमंडल, जिसको आप कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। क्या कहते हैं? या जिसको आप हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? हाइड्रोस्फीयर। अब हाइड्रोस्फीयर में जो ह्यूडर शब्द है, ये हाइड्रोस्फीयर किससे बना है? ह्यूडर शब्द से बना है। और ये किस भाषा का शब्द है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द? ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है।
और इसका अर्थ क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, इसका अर्थ होता है जल। ठीक है, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जल मंडल कहते हैं। और कितने बड़े भाग पर पाया जाता है, 71% पार्ट पर पृथ्वी के क्या है, जल है। क्या है, जल का अमाउंट है। नेक्स्ट आप देखेंगे जीवमंडल। क्या है जीवमंडल? अब देखो हमने एक टर्म देखा, हमने क्या देखा, अगर स्थल मंडल है, ठीक है, क्या है, स्थल मंडल है, स्थल मंडल के अलावा जल मंडल, क्या है, जल मंडल और वायुमंडल। अगर हम इन तीनों को मिक्स कर देते हैं, इन तीनों को क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो क्या बन जाएगा, फिर बन जाएगा जैवमंडल। और हमने ये देखा कि पृथ्वी जो ग्रह है, इस ग्रह पर ये तीनों पाए जाते हैं और पृथ्वी पर जीवन पाए जाने के ये तीनों कारण भी हैं, ये तीनों घटक भी हैं। तो जैवमंडल होता क्या है, एक सीमित क्षेत्र जहां पर स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, इसी को जैवमंडल कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं बायोस्फीयर। क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर में जो बायो शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है जीवन। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है जीवन। आगे हम लोग देखेंगे भूमंडल। अब थोड़ा सा एक एक करके स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल को ब्रीफ करेंगे। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा इनके बारे में समझेंगे कि एक्चुअल में यह है क्या। अब जैसे आप देखें भूमंडल, ठीक है, या जिसको आप स्थल मंडल कहते हैं, ये क्या है, पृथ्वी का ठोस भाग। पहला पॉइंट आपने नोट डाउन किया कि ये क्या है, पृथ्वी का ठोस भाग। आप समझ नहीं, ये पूरी पृथ्वी है, तो इसकी अपर लेयर जिस पर हम आप निवास कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के प्राणी हैं, विभिन्न प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या है, ये ठोस परत है। या क्या है, ये ठोस परत है। और इसी ठोस परत को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं स्थल मंडल, या इसी को कहते हैं भूमंडल। अब पृथ्वी की सतह की आप बात कर लें, इसकी सतह के दो मुख्य भाग हैं। पहला आप देखेंगे महाद्वीप, दूसरा महासागर। अगर हम महासागर की बात करेंगे तो ये कितने परसेंट एरिया पर है, 71% एरिया पर पूरा जो है वाटर एरिया है। बाकी जो 29% है वो क्या है, वो लैंड पोर्शन है, जिस पर कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं मेजर। ठीक है, स्थल की ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है। अब जैसे आप सपोज कर लें कि ये क्या है, ये समुद्र तल है। ठीक है, ये क्या है, ये समुद्र तल है, और ये इससे उठी हुई नॉर्मल सी जमीन है, और ये माउंटेन है पूरा। ये क्या है, ठीक है, माउंटेन है। अब अगर मैं बात करूं कि माउंटेन की ऊंचाई को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, ये माउंटेन कितना ऊंचा है, तो जो बेस मानेंगे हम लोग, वो बेस इस स्थल को नहीं मानेंगे, इस स्थल को हम बेस नहीं मानेंगे। ये जो समुद्र तल है, ये हर जगह समान होता है। समुद्र तल क्या है, हर जगह समान होता है। और किसी भी स्थान की अगर हम ऊंचाई को मापेंगे तो वो कहां से मापेंगे, वो हम मापेंगे समुद्र तल से। कहां से मापेंगे, समुद्र तल से मापेंगे। क्लियर है? आगे अब थोड़ा सा हम बढ़ते हैं और देखते हैं दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को। ठीक है, पहला आप देखेंगे, अगर हम लोग, ठीक है, समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई वाले बिंदु की बात कर लें तो वो क्या है, वो है माउंट एवरेस्ट। वो क्या है, माउंट एवरेस्ट। और ये कहाँ की चोटी है, ये हिमालय की चोटी है। कहाँ की चोटी है, हिमालय की चोटी है। अब हिमालय पे आप देखेंगे, हिमालय क्या है, हिमालय सबसे नवीन वलित पर्वत है। हिमालय क्या है, सबसे नवीन वलित पर्वत है। ऊंचाई इसकी कितनी है, 8,848 मीटर है। कितनी ऊंचाई है, 8,848 मीटर। अब विश्व का सबसे गहरा भाग, अगर हम लोग, जैसे हम लोगों ने बात की सबसे ऊंचा भाग कौन सा है पूरे विश्व का, तो आपने क्या बताया, हिमालय की चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। और अगर हम लोग विश्व के सबसे गहरे भाग की बात कर लें तो वो क्या है, वो है मेरियाना गर्त, जो कि कहाँ है, प्रशांत महासागर में। गहराई इसकी कितनी है, 11,022 मीटर। अंदाजा आप लगा सकते हैं 11 किलोमीटर के आसपास। कितनी गहराई है, 11 किलोमीटर। इतना गहरा है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के विषय में कुछ विशेषताएं भी हैं, सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर। ठीक, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा आप समझे, इसे हम लोग मैप को थोड़ा सा समझते हैं। इसमें सारे कॉन्टिनेंट को देखते हैं। अब कॉन्टिनेंट आई थिंक जो है विजिबल होंगे और क्लियर आपको दिख रहे होंगे। जैसे सबसे पहला कॉन्टिनेंट आप देख लें, इधर आपको दिख रहा है, ये एशिया कॉन्टिनेंट है। जो येलो कलर का रीजन है, ये क्या है, ये एशिया कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, ये क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट आप देखेंगे सेकंड रैंक पे जो आएगा वो क्या है, वो है अफ्रीका। वो क्या है, अफ्रीका। थर्ड पे आप बात करेंगे तो थर्ड पे क्या है, उत्तरी अमेरिका, और फोर्थ पे क्या है, दक्षिणी अमेरिका। क्लियर है? अगर हम पांचवें नंबर पे बात करते हैं तो वो आएगा अंटार्कटिका। वो क्या आएगा, अंटार्कटिका, जो कि दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। कहाँ स्थित है, दक्षिणी ध्रुव पर। और अगर हम लोग छठवें नंबर की बात कर ले तो वो क्या है, वो है यूरोप। वो क्या है, वो है यूरोप। और सातवें नंबर पर देखेंगे क्या पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया पड़ेगा। क्या पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया। तो ये महाद्वीपों का क्रम है, सबसे पहले एशिया, देन अफ्रीका, ठीक है, उसके बाद में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप हैं और ये इनका क्रम है। सेम इसी तरीके से अगर आप बात करें महासागरों की, किसकी बात करें, महासागरों की, तो आप देखेंगे ये जो रीजन पड़ता है, ये क्या है, ये प्रशांत महासागर। ये क्या है, प्रशांत महासागर। क्योंकि ये 2D मॉडल है, 3D मॉडल नहीं है। ठीक है, आप इसको चादर के तरीके से देख सकते हैं। अगर हम लोग इसको पीछे ले जाकर के ऐसे मिक्स करते हैं तो ये जो इस तरफ वाले प्रशांत महासागर है और इस तरफ वाला प्रशांत महासागर, ये दोनों मिल जाएंगे। ये दोनों क्या होंगे, मिल जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे अटलांटिक महासागर है। इसके बाद क्या है, अटलांटिक महासागर है।
और थर्ड नंबर पे आप देखेंगे हिंद महासागर है, क्या है, हिंद महासागर है। और देन आप देखेंगे आर्कटिक महासागर आएगा, ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे दक्षिणी महासागर है, क्या है, दक्षिणी महासागर है। क्लियर है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें से एक पॉइंट आपको और समझ लेना है यहीं पर मैप पर। जैसे आपको दिख रहा होगा, विजुअल होगा कि ये जो लाइन है ये 0 डिग्री लाइन है। कितने डिग्री की लाइन है, ठीक है, 0 डिग्री लाइन है। या आप कह सकते हैं 0 डिग्री ये लैटिट्यूड है। ये क्या है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है। अब जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है वो 3 महाद्वीपों से होकर के गुजर रही है। कितने महाद्वीप से, ठीक है, 3 कॉन्टिनेंट से, 3 महाद्वीप हैं। और वो 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं, सबसे पहले आप देखेंगे दक्षिणी अमेरिका है, इसके बाद अफ्रीका है, और देन क्या है, एशिया है। इन तीनों महाद्वीपों से होकर के ये लाइन गुजरती है। अब अगर आप बात कर लें 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ, तो ये भी 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। अब अगर आप बात कर लें 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये भी 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, इसके अलावा अफ्रीका और एशिया। अब समझने वाली बात यह है कि एक महाद्वीप हमारे पास ऐसा यहाँ मिलता है जिससे होकर के तीनों लाइनें गुजरती हैं, और वो कौन सा महाद्वीप है, वो है अफ्रीका। वो क्या है, अफ्रीका। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आए हुए हैं कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों लाइनें होकर के गुजरती हैं, जिनसे तीनों मुख्य अक्षांश होकर के गुजरते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे महाद्वीप, ठीक है, महाद्वीप कुल कितने हैं, महाद्वीप कुल कितने हैं भाई, महाद्वीप जो है वो कुल 7 हैं। कितने महाद्वीप हैं, 7 हैं। एक दूसरे से जल राशि के द्वारा अलग है। किसके द्वारा, जल राशि के द्वारा अलग है, और इसी जल राशि को आप महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं, महासागर कहते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे इनका जो क्रम है वो क्या है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो ये आप क्रम भी इनका याद रखेंगे, क्योंकि क्रम को लेकर के भी प्रश्न जो है पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो वहां पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब आगे आप बात करें सबसे पहले एशिया की। किसकी बात करें, एशिया की। ये क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप है और विश्व के लगभग 1/3 क्षेत्र पर फैला हुआ है। पश्चिम में आप देखेंगे उराल पर्वत, और अगर यूरोप और एशिया को हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, यूरेशिया। अब आप ये वाला रीजन जो है देख रहे होंगे, यहाँ पर आप देखेंगे जहां पर ये यूरोप से अलग होता है, ये जो पूरा भाग है, यहाँ पर जो माउंटेन पाया जाता है, यहाँ पर जो पर्वत है, इसी पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। क्या नाम है, ठीक है, यूराल पर्वत। अब यूराल पर्वत क्या करता है, ये एशिया को यूरोप से अलग करता है। क्या करता है, एशिया को यूरोप से अलग करता है। जैसे आपने क्या देखा है कि भारत को म्यांमार से कौन अलग करता है, एक पहाड़ी अलग करती है, ठीक है, और इस पहाड़ी का नाम क्या है, इस पहाड़ी का नाम है अराकानियोमा। क्या नाम है, अराकानियोमा। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्राकृतिक विभाजक है। ये क्या है, प्राकृतिक विभाजक है। जिस तरीके से प्राकृतिक विभाजक अराकानियोमा है जो भारत और म्यांमार को अलग करता है, सेम लाइक दैट आप देखेंगे एशिया और यूरोप को यूराल पर्वत अलग करता है। कौन अलग करता है, यूराल पर्वत। ठीक है, और साथ में जब आप एशिया, ठीक है, यूरोप प्लस एशिया, इन दोनों को जब आप मिला देंगे तो इनसे, इनके मिश्रण से क्या बनेगा, यूरेशिया बनेगा। क्या बनेगा, यूरेशिया बनेगा। क्लियर है। तो इसमें इतना ही आपको समझना है कि एशिया क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप है, विश्व के 1/3 क्षेत्र पर फैला हुआ है। एशिया को यूरोप से यूराल पर्वत अलग करता है। अगर एशिया यूरोप को हम मिला देते हैं तो एक नया कॉन्टिनेंट आप देखेंगे, वो है यूरेशिया। वो क्या है, यूरेशिया। नेक्स्ट आप बात करेंगे यूरोप की, तो ये क्या है, आकार के आधार पर छठा महाद्वीप। आप देखेंगे आकार के आधार पर ये क्या है, छठा महाद्वीप है। ठीक है, आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है, 3 तरफ जल से घिरा हुआ है। जो यूरोप है क्या है, जो यूरोप है वो क्या है, आप देखेंगे ये आकार के आधार पर, ठीक है, छठा महाद्वीप है। ये कौन सा महाद्वीप है, छठा महाद्वीप है। ये पूरा जो आप रीजन देख रहे हैं ये किसका भाग है, ये यूरोप का भाग है। ठीक है, इसकी भी जो तटरेखा है वो दंतुरित तटरेखा है। कैसी तटरेखा, दंतुरित तटरेखा है। ठीक, आप देखेंगे इसके 3 तरफ क्या है, इसके 3 तरफ जो है जल है। ठीक है, 3 तरफ क्या है, जल है। इस तरफ भी आप देखेंगे यहाँ पर पड़ेगा भूमध्य सागर, और इस तरफ आप देखेंगे यहाँ पर अटलांटिक महासागर है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे आर्कटिक सागर, अर्थात ये 3 तरफ जल से घिरा हुआ है। और आप देखेंगे 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री जो लाइन है वो यूरोप से होकर के गुजरती है, वो यूरोप से होकर के गुजरती है। इन्हीं पॉइंट्स को हमने इधर नोट डाउन किया। नेक्स्ट आप देखेंगे अफ्रीका। किसे देखेंगे, अफ्रीका को आप देखेंगे। ठीक है, अफ्रीका क्या है, एशिया के बाद दूसरा महाद्वीप। अगर शेप के आधार पर हम लोग बात करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द शेप, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द शेप आप क्या देखेंगे, आकार के आधार पर ये कौन सा महाद्वीप है, आकार के आधार पर दूसरा महाद्वीप। ठीक है, इससे जो है तीनों महत्वपूर्ण अक्षांश गुजरते हैं। आप देखेंगे, ठीक है, विषुवत रेखा, कौन कौन सी लाइनें हैं, विषुवत रेखा हो गया, और विषुवत रेखा के अलावा आप देखेंगे कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा, और देन क्या है, मकर रेखा। ठीक है, ये सारी की सारी जो लाइनें हैं वो इससे होकर के गुजरती हैं, सारी लाइनें इससे होकर के गुजरती हैं। अब आगे आप देखें, जो सहारा रेगिस्तान है वो इसी में स्थित है। ठीक है, सहारा जो रेगिस्तान है वो इसी में स्थित है,
और ये क्या है, ये विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान, ये क्या है, ठीक है, सबसे गर्म रेगिस्तान, जो सहारा रेगिस्तान है ये क्या है, सबसे गर्म रेगिस्तान है। क्लियर। अब आगे आप देखेंगे विश्व की सबसे बड़ी नदी, ठीक है, नील नदी अफ्रीका में बहती है। कहाँ बहती है, अफ्रीका से होकर के गुजरती है। अब देखेंगे अगर विश्व की हम लोग सबसे लंबी नदी की बात करते हैं, दो प्रकार के नदियों की बात करेंगे आप, ठीक है, एक देखते हैं आप लंबी नदी, एक कैसी नदी आप देखेंगे, एक क्वेश्चन आता है लंबी नदी को लेकर के और दूसरा क्वेश्चन आता है बड़ी नदी कौन सी है, ठीक है। तो बड़ी नदी में हम लोग किसकी बात करते हैं, जब बड़ी नदी का आंसर करना होगा तब आप बताएंगे इसमें है अमेजन नदी। कौन सी नदी है, अमेजन नदी, जो कि कहाँ बहती है, दक्षिण अमेरिका में बहती है। और जब लंबी नदी की बात करते हैं तब आपका आंसर क्या होगा, तब आपका आंसर होगा नील नदी। अब नील नदी की अगर आप बात कर लें तो नील नदी लंबाई के आधार पर सबसे लंबी है, लेकिन इसमें जल की मात्रा जो है कम होती है, अर्थात इसकी चौड़ाई कम होती है। अमेजन नदी की लंबाई कम है लेकिन जल की मात्रा के आधार पर ये सबसे बड़ी नदी है। कैसी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये क्या है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, पनामा स्थल संधि। दो टर्म होती हैं, एक होता है जल संधि, दूसरा होता है स्थल संधि, ठीक है। स्थल का बहुत सकरा भाग जो दो स्थलीय भागों को जोड़ता है उसको स्थल संधि कहते हैं, और जल का बहुत सकरा भाग जो दो जलीय भागों को जोड़ता है और दो स्थलीय भागों को अलग करता है उसे जल संधि कहते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पर पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच, किसके बीच, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। ये पाक जल संधि क्या करती है, दो स्थलीय भागों को अलग करती है, पहला स्थलीय भाग भारत और दूसरा श्रीलंका, इन दोनों को अलग करती है और बे ऑफ बंगाल और हिंद महासागर इन दोनों को आपस में जोड़ती है, इन दोनों को क्या करती है, आपस में जोड़ती है। अब आगे आप देखेंगे यहाँ पर ऐसे देखेंगे पनामा, यहाँ पर क्या है, पनामा सिटी है या पनामा आप देश कह सकते हैं। यहाँ पर पनामा देश स्थित है और इसी पनामा देश से एक नहर भी गुजरती है, ठीक है, एक नहर भी गुजरती है। इसके अलावा आप देखें जो जिसको पनामा नहर कहते हैं, क्या कहते हैं, पनामा नहर। और ये व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये क्या है, व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखेंगे इस रीजन में क्या पड़ेगा, यूरोप पड़ेगा। इन लोगों को पहले व्यापार करना होता था तो ये लोग इधर से इसे घूम के जाते थे, यहाँ पर जाना है तो घूम के जाएंगे। अब जब पनामा नहर बन गई तो ये लोग व्यापार के लिए सीधे जाएंगे, तो पनामा नहर की वजह से सुविधा होगी व्यापार करने में। और पनामा जो है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका इन दोनों को आपस में कनेक्ट करती है, इन दोनों को आपस में जोड़ती है, और इसीलिए इसको कहते हैं पनामा स्थल संधि। क्या कहते हैं, पनामा स्थल संधि। तो आपको ये याद रखना है कि स्थल का वह सकरा भाग जो दो स्थलीय भागों को जोड़ता है, दो जलीय भागों को अलग करता है, उसे स्थल संधि कहते हैं। और जल का वह सकरा भाग जो दो स्थलीय भागों को अलग करता है और दो जलीय भागों को जोड़ता है उसको जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, जल संधि। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका के बारे में। किसके बारे में, दक्षिणी अमेरिका के बारे में। इसमें क्या है, अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। जो दक्षिणी अमेरिका है इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसी के ऊपर और दक्षिण में फैली हुई है, ठीक है। अगर आप देखेंगे एंडीज माउंटेन की बात करें तो आप देखेंगे जो दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है, इसके ऊपर, इसके उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ कौन फैला हुआ है, ठीक है, जो एंडीज पर्वतमाला है ये फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है, जिस नदी का अभी हमने जिक्र किया था, ये क्या है, विश्व की सबसे बड़ी नदी। और कहाँ बहती है, ये दक्षिण अमेरिका में बहती है। आगे आप देखेंगे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को। किसे देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया क्या है, ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप। ये क्या है, सबसे छोटा महाद्वीप, सर्वाधिक कम इसकी जनसंख्या है, ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है, चारों ओर जल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। अच्छा आप ये बताएं कि कोई स्थल का ऐसा भाग है यहाँ पर जो है जिसके चारों तरफ जल है, उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे आइलैंड या उसको आप द्वीप कहते हैं। तो ऐसे ही अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया को, किसे देखें, ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ है, ये क्या है, चारों तरफ जल से घिरा हुआ है, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं द्वीपीय महाद्वीप। क्या कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप। यूरोप की आप बात करें तो यूरोप तीन तरफ जल से घिरा हुआ है, एक तरफ इसके एशिया पड़ेगा, अगर चारों तरफ ये भी जल से घिरा होता तो इसको भी द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता। तो महाद्वीप जो है यहाँ पर हमारे समाप्त होते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है, एक और महाद्वीप बचा हुआ है अंटार्कटिका, थोड़ा सा इसे देख लेते हैं, देन हम लोग आगे मूव करते हैं। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अंटार्कटिका के बारे में। ये कहाँ स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है,
यहाँ पर मानव जीवन नहीं पाया जाता। यहाँ पर सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ शोध संस्थान केंद्र है, ठीक है, क्या है, शोध केंद्र है। अब अगर भारत के 2 शोध संस्थानों की हम लोग बात कर लें, किसकी बात कर लें, शोध संस्थानों की बात कर लें, तो वो कौन कौन से हैं, मैत्री और भारती यहाँ पर स्थित है, ठीक है। मनुष्य नहीं निवास करता है, बस शोध संस्थान बनाए गए हैं जहां पर मनुष्य जाता है, शोध करता है, ठीक, और बाकी यहाँ पर मानव जीवन नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर साल भर बर्फ जमी रहती है, बर्फ की चादर से ये ढका रहता है। अब आप बात करेंगे जलमंडल की, किसकी बात करेंगे, जलमंडल की, कि जलमंडल किसे कहते हैं। देखो पृथ्वी पर जो जल का अमाउंट है वो 71% है, कितना है, 71%। और आप देखेंगे आसमान से दिखने पर पृथ्वी इसीलिए हमें नीली दिखती है, कैसी दिखती है, नीली दिखती है। और 71% में आप बात करें तो इसका जो 97% भाग है वो महासागर में है। वो कहाँ है, महासागर में है। और जो बाकी बचा हुआ 3% भाग है वो आप नदी, झील, तालाब, नहर, सागर इत्यादि में पाते हैं, ठीक। और आप देखेंगे इसमें से भी जो 97, अगर जल को आप मान ले 100% अगर जल मान ले आप है आपके पास, तो उसमें से भी आप देखेंगे 97.5% कैसा होता है, ठीक है, ये सैलाइन वाटर होता है। इसमें आप देखेंगे इससे खारा वाटर है, ठीक है, इसमें क्या होती है, लवणता ज्यादा होती है। अब अगर 2.5% वाटर की आप बात करें तो ये फ्रेश वाटर होता है। ये कैसा वाटर होता है, फ्रेश वाटर होता है, जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। जल के स्रोत की आप बात करेंगे, देखेंगे आप महासागर से प्राप्त होता है, झीलें, हिमनद, ठीक है, भूमिगत जल, वायुमंडल की जलवाष्प। और सबसे ज्यादा सर्वाधिक उपयोग आप किसका करते हैं, भूमिगत जल का करते हैं। किसका, भूमिगत जल का। समुद्र का जल कैसा होता है, खारा होता है। और आप देखेंगे समुद्र का जल खारा होता है, उसकी सैलिनिटी अलग अलग होती है। और शायद यही रीजन है कि जो 2 ओशियंस हैं उनका पानी आपस में मिलता नहीं है। आपने देखा होगा कि एक पानी इस तरफ है समुद्र का और एक पानी इस तरफ है, ठीक है, दोनों तरफ अलग अलग पानी है, लेकिन ये मिक्स नहीं होते हैं आपस में। अगर आप गिलास में भी भरेंगे तो भी दोनों अलग रहेंगे। क्यों अलग रहते हैं, क्योंकि इसकी सैलिनिटी अलग होती है, इसकी सैलिनिटी अलग होती है, तो लवणता अलग अलग होने के कारण ये जल आपस में मिक्स नहीं होते हैं। अब महासागरों की आप बात कर लें, आप देखेंगे महासागर कितने हैं, कुल 5 महासागर हैं। कितने महासागर हैं, ठीक है, कुल 5 महासागर हैं। ये कौन कौन से हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर क्या है, सबसे बड़ा महासागर। इसके आकार की आप बात करेंगे तो आकार इसका कैसा है, वृत्ताकार, कैसा है, वृत्ताकार है। और आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तथा एशिया के लगभग चारों ओर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की आप बात करें, एशिया की बात करें, अमेरिका की बात करें तो इसके चारों तरफ जो है यही महाद्वीप स्थित है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे, ठीक है, इधर क्या है, इधर कॉन्टिनेंट दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, कॉन्टिनेंट दिए हुए हैं। और आप देखें सबसे ऊपर क्या है, उत्तरी अमेरिका, क्या है यहाँ, उत्तरी अमेरिका। इस तरफ क्या है, यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, दक्षिणी अमेरिका है। और इधर आप देखेंगे एशिया है, यहाँ पर क्या है, अफ्रीका है। अब जरा आप देखें ओशियंस को, ये क्या है, प्रशांत महासागर। इधर आप देखेंगे अटलांटिक महासागर, इधर हमारा क्या पड़ेगा, हिंद महासागर पड़ेगा, क्या पड़ेगा, हिंद महासागर, ठीक है। और आप देखेंगे इस तरफ क्या है, यहाँ पर पड़ेगा दक्षिणी महासागर, और यहाँ पर क्या पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा हमारा आर्कटिक महासागर। इज इट क्लियर। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे 5 महासागर हैं जिनमें अधिकतर पानी पाया जाता है, जिनमें 97% वाटर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 97% वाटर पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अटलांटिक महासागर की। किसकी बात करते हैं, अटलांटिक महासागर की। अगर हम इसके शेप की बात करें, किसकी बात करें, शेप की बात करें, तो इसका शेप यस आकार का है। किस आकार का है, यस आकार का है, ठीक। अब इसके पूर्वी किनारे पर आप देखेंगे अफ्रीका और यूरोप की तटरेखा है। अगर पूर्वी किनारे पर हम लोग जाते हैं तो यूरोप और अफ्रीका की तटरेखा है। आप देखेंगे ये क्या है, ये अटलांटिक महासागर है। इसका शेप कैसा है भाई, यस जैसा है। और पूर्वी तट पर अगर आप जाते हैं, ईस्ट साइड में जाते हैं, तो आप देखेंगे अफ्रीका की तटरेखा ये आपको मिल रही है, ठीक है। और ऊपर क्या मिल रही है, ऊपर मिल रही है यूरोप की तटरेखा। ये क्या है, यूरोप की तटरेखा। और ये जो तटरेखाएं हैं इनके विषय में विशेषता ये है कि ये दंतुरित तटरेखा है। कैसी तटरेखा, दंतुरित। दंतुरित का मतलब होता है, ठीक है, जब आप दांत से किसी वस्तु को काटते हैं तो कुछ इसी प्रकार की जो है संरचना बनती है, और इसीलिए इस तटरेखा को दंतुरित तटरेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, दंतुरित तटरेखा। तो आपको ये याद रखना है कि प्रशांत महासागर का जो पूर्वी तट है, ठीक है, जहां अफ्रीका और यूरोप की तटरेखा है, उस तटरेखा को दंतुरित तटरेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, दंतुरित तटरेखा। अब आगे आप देखेंगे अटलांटिक महासागर, क्या है, अटलांटिक महासागर, ठीक। और अटलांटिक महासागर को आप देखेंगे एक ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। अटलांटिक नहीं, यहाँ पर हिंद महासागर होगा। क्या होगा, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर क्या है, हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। अगर आप हिंद से जुड़े टर्म की बात करें तो वो टर्म क्या है, वो हिंदुस्तान। वो क्या है, हिंदुस्तान। और उसी के नाम पर इस महाद्वीप का नाम, ठीक है, पड़ा हुआ है, या इस महासागर का नाम पड़ा हुआ है। नेक्स्ट आप देखेंगे,
ठीक है। इसके अलावा क्या है, अटलांटिक महासागर, क्या है, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर, दो महासागर हमारे पास और हैं, जरा हम इनको देखते हैं। ठीक है, अगर आप बात करें अटलांटिक महासागर की तो ये कहाँ स्थित है, ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर, अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। अगर आप साउथ में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, साउथ में जाते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप पूरा फैला हुआ है और ये अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों तरफ से घेरता है। क्या करता है, अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों तरफ से घेरता है। इसके अलावा 60 डिग्री तक फैला हुआ है, कितने डिग्री तक, 60 डिग्री तक फैला हुआ है। अब ऊपर आप देखेंगे आर्कटिक महासागर, यहाँ पर क्या है, आर्कटिक महासागर है और ये कहाँ फैला हुआ है, उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ फैला हुआ है और प्रशांत महासागर से छिछले जल द्वारा अलग होता है, जिसको हम लोग कहते हैं बेरिंग जल संधि। क्या कहते हैं, बेरिंग जल संधि कहते हैं। तो आपको ये बात याद रखना है कि आर्कटिक महासागर, ठीक है, और प्रशांत महासागर, ठीक है, इन दोनों को कौन अलग करता है, तो आपका आंसर क्या होगा, बेरिंग जल संधि अलग करती है। कौन अलग करता है, बेरिंग जल संधि अलग करती है। नेक्स्ट आप देखेंगे वायुमंडल। अब अगला हमारा टर्म क्या है, वायुमंडल। थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर से रिलेटेड हमने पढ़ा था कि ये किससे बना है, ये एटॉमस से बना है और एटॉमस का अर्थ क्या होता है, एटॉमस का अर्थ होता है वायु। क्या अर्थ होता है, वायु। तीन चार पेज और। तो आपने क्या देखा कि एटॉमस का अर्थ क्या होता है, वायु। अब पृथ्वी के चारों ओर घिरा हुआ गैसों का जो आवरण है उसी को क्या कहते हैं, उसी को वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है, वायुमंडल। तो हम आज की जो अपनी क्लास है वो यहीं तक रखते हैं, ठीक है। बाकी की हमारी क्लास जो है कल कंटिन्यू होगी और ये जो पूरा लेसन है इसको हम पार्ट 2 में अपलोड करेंगे। अब आप देखेंगे इसमें कुछ पॉइंट्स और बचे हुए हैं हमारे पास। जैसे आप देखेंगे इसमें क्या एटमॉस्फेयर बचा हुआ है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है, ठीक है। फिर आप देखेंगे तापमान कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है, ठीक। इसके अलावा आप देखेंगे जैवमंडल। क्या देखेंगे, ठीक है, जैवमंडल देखेंगे और जैवमंडल को पढ़ने के बाद में हमारा ये लेसन खत्म होगा, देन हम लोग अगला लेसन कंटिन्यू करेंगे। और ये लेसन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक ना एक प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, और हर साल लगभग क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की क्लास को अपनी यहीं समाप्त करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को शेयर करते रहिए। धन्यवाद।